हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें हम 13 नवंबर शिफ्ट 1 के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करेंगे। अभी तक हमने ऑलरेडी इसके स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज की इस क्लास में डिसिप्लिन 2 के रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस और डिसिप्लिन 3 को पूरा का पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे और देखने वाले हैं कितनी प्यार भरी बातें और सुंदर बातें डी ट्रिपल एस बी ने हमारे साथ इस शिफ्ट में करी। अभी तक हमने ऑलरेडी 11 नवंबर की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 कवर कर ली है, तो मेक श्योर आप उन्हें भी देख लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। और जिस चीज़ की मैं पिछली क्लास में बात कर रहा था, को बताता हूँ कि मेरे को पिछली क्लास में ठंड लग रही थी पैरों में, तो उसका नतीजा मुझे देखने को मिला। बहुत तगड़े तरीके से बुखार और जुकाम। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं अपने इस क्लास में नाक खींचता दिख जाऊँ ऐसे करके बार बार, थोड़ा सा इरिटेट मत होना भाई, है ना। कॉर्पोरेट कर लेना, कॉर्पोरेट क्या, कॉपरेट करना, कॉर्पोरेट तो क्यों करोगे। ठीक है, कॉपरेट करना। हम स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन 2 पे आ गए थे। डिसिप्लिन 2 के 10 क्वेश्चंस हो गए थे यहाँ तक। कहाँ तक? ये वाला क्वेश्चन हो गया था, है ना, ये वाला। हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि ये है। तो चलो भाई, ये आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स अ टीचर शुड मेजर टू सक्सेस हिज और हर लेसन प्लान्स टू एनकरेज डिस्कवरी लर्निंग अमॉन्ग हिज और स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर एक शिक्षक को अपने छात्रों के बीच खोज सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए अपने पाठ योजना की सफलता को मापना चाहिए? पहला इज इंक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। Convictions in students in challenging opinions of other students, teacher and textbooks. Frequency with which students ask questions. बेसिकली टीचर ने थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी सी डिफरेंस है। बेसिकली टीचर को अपने लेसन प्लानिंग सक्सेस को नापना है और उसे डिस्कवरी लर्निंग को एनकरेज करना है। तो इनमें से किस किस तरीके से हो सकती है? पहला, इंक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब वो कहीं ना कहीं जो आपके डाउट्स हैं, फिर क्वेश्चंस हैं, उनकी रेलेवेंसी बढ़ गई है, वो टू द टॉपिक पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड इज कन्विक्शन इन स्टूडेंट्स। अन्य छात्रों और शिक्षकों और पाठ्य पुस्तकों की राय को चुनौती देने की छात्र में विश्वास, कि बेसिकली वो चैलेंज कर पा रहा है ओपिनियंस। ऐसा नहीं कि जो टीचर ने बात बोली उसी को मान के चल रहा है, उस चीज को चैलेंज कर पा रहा है कि हाँ सर, अगर आपने ऐसा बोला तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी विद विच स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। जो उनकी क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, वो अब ज़्यादा क्यूरियस तरीके से और ज़्यादा डिस्कवरेबल तरीके से क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, उनमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी या फिर जिज्ञासा बढ़ चुकी है। तो ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, तीनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से? 502 ब्लॉक एक पेज नंबर 502 ब्लॉक एक पेज नंबर 22, ये रहा। हाउ यू कैन एनकरेज डिस्कवरी लर्निंग। तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में कवर कर चुके हैं। ये पॉइंट यहाँ से आया। द सक्सेस ऑफ योर लेसन प्लान इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन द इंक्वायरी बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फ्रीक्वेंसी विद विच दे आस्क क्वेश्चंस। कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चंस पूछने की, वो बढ़ जाएगी। प्लस रेलेवेंसी इन क्वेश्चन बढ़ जाएगा, टू द टॉपिक बिल्कुल रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और कन्विक्शन इन चैलेंजिंग ओपिनियंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये भी बढ़ेगी। बेसिकली चैलेंज कर पाएंगे ओपिनियंस को दूसरे को। उसके बाद रेलेवेंस एंड क्लैरिटी ऑफ देयर चैलेंजेस, उन्हें पता होगा कि हम किस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, क्या ये सही है क्या गलत है, वो समझ पाएंगे। द विलिंगनेस टू मॉडिफाई और चेंज देयर पोजिशन व्हेन डेटा वारंट्स इट। बेसिकली अकॉर्डिंगली टू डेटा वो अपनी व्यू पॉइंट्स को बदल पाएंगे, है ना। इंक्रीज इन टॉलरेंस विद फॉर डाइवर्स आंसर्स। बेसिकली क्योंकि अलग अलग बच्चे सवाल या फिर उत्तर दे रहे होंगे, तो वो एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। हाँ भाई, अलग अलग उत्तर आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हमें मजाक उड़ाना है या फिर हमें तंग होना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इंक्रीज इन देयर स्किल ऑफ ऑब्जर्विंग, उनकी जो ऑब्जर्विंग की स्किल बढ़ जाएगी, क्लासीफाइंग की स्किल बढ़ जाएगी और जनरलाइजेशन की स्किल बढ़ जाएगी। तो इन तीनों की बेसिकली यहाँ 3 लिखी हुई है, काफ़ी सारे स्किल्स मैनेजमेंट, बेसिकली हर जगह पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। बेसिक कहने की बात ये है। देयर एबिलिटी टू अप्लाई जर्नलाइजेशन एटीट्यूड्स इन्फॉर्मेशन टू नोवल सिचुएशंस। अब क्या हो पाएगा, वो जितनी भी जर्नलाइजेशन से जितने भी उन्होंने नई चीज़ें सीखी है, वो नोवल सिचुएशन या फिर नई सिचुएशन या फिर नई प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पाएंगे। सीधी सी बात है। इसमें सच कुछ बताने वाला नहीं था, बट मैंने बता दिया, तो बस इसका यही उत्तर है। ये है ना, तो उसका 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे चलते हैं। वट इज आर द रोल्स ऑफ अ टीचर एज अ क्लासरूम मैनेजर। क्लासरूम मैनेजर के रूप में, कक्षा प्रबंधक के रूप में शिक्षा की भूमिकाएं क्या है? तो पहला है
Teacher has to plan meticulously the learning activities, look into the provisions of materials and plans assessment strategies in advance. शिक्षक को सीखने की गतिविधियों, सामग्री के प्रावधान और अग्रिम रूप से मूल्यांकन रणनीतियों की योजना बनानी चाहिए। ठीक है भाई, मैनेजर है, मैनेज करेगा, तो ये जितने भी ये लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, टीएलएम्स को इकट्ठा करना या फिर जो भी स्ट्रेटेजीज बनानी, उसको सारा टीचर का काम है। The teacher has to ensure that every child in the class realize their rights in the participation and organization in the class, कि भाई जितने भी बच्चे हैं उनको ये एहसास हो जाए या फिर वो सुनिश्चित हो जाए कि हाँ भाई उनका भी इस क्लास की जो एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी चीज़ें हो रही हैं, उन सभी का रोल है। ऐसा ना हो कि बस 3-4 बच्चे लगे पड़े हैं, तो ये समझाना भी टीचर का ही काम है, ये सुनिश्चित करना, इंश्योर करना। ठीक है, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑफिशियल आंसर की में भी इसका ये उत्तर है और टेक्स्ट बुक पर भी इसका यही उत्तर है। ठीक है, सबने कर दिया, ये तो मुझे पता है सबने कर दिया। आइडियल मॉडल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज डेवलप्ड बाय, जो आइडियल मॉडल है वो किसने बनाया था? तो बंडूरा साहब ने, बैलार्ड साहब ने, ब्रांसफोर्ड या फिर लेव वाइगॉस्की, है ना। तो शायद अगर आपने एनआईएस ना पढ़ी हो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, बट अगर जिसने पढ़ रखी है और सही उत्तर दिया तो बहुत बढ़िया, क्लैप्स फॉर यू। तो बंडूरा, बैलार्ड, ब्रांसफोर्ड और लेव वाइगॉस्की, इसका उत्तर है ब्रांसफोर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 13 है। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 89, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 89। भाई थोड़ी सी आज एनर्जी लेवल लो दिखे तो, वैसे लो तो नहीं दिखेगी, मैं ट्राई करूंगा लो नहीं दिखेगी, पर ठीक है, जितनी भी अगर कुछ प्रॉब्लम लगे मेरी एनर्जी लेवल में तो बता देना भाई। पर यही होती है भाई, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, यही होता है। नो मैटर व्हाट, आपकी तबीयत खराब है, आपका मूड डाउन है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, है ना, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, डिसिप्लिन इज व्हाट, कि कुछ भी हो, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी अंदर से भावना आ रही है, उनको कट करके सीधा काम पे लगो। सेम अप्लाइज टू यू। ठीक है, आप सभी को पता है। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक आइडियल मॉडल जो कि ब्रांसफोर्ड और स्टीन साहब ने दिया था। बेसिकली ब्रांसफोर्ड एक मेन उसके प्रोपोनेंट थे, बाकी स्टीन साहब भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर लेना। अब आइडियल, इस आइडियल की एक फुल फॉर्म है आई फॉर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, जानेंगे भाई ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। उसके बाद उस प्रॉब्लम को हम डिफाइन करेंगे, बेसिकली ये प्रॉब्लम हुई क्यों। उसके बाद उस प्रॉब्लम को हम, उस प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने उसकी सॉल्यूशंस देखी हैं, उन स्ट्रेटजीज पे हम काम करेंगे और स्ट्रेटजीज पे काम करने के बाद लुक बैक, बेसिकली फीडबैक देंगे और उस एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। बात ये है बस। तो ये आइडियल, IDEAL इसका पॉइंट है। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? ब्रांसफोर्ड और स्टीन, यहाँ पे ब्रांसफोर्ड लिखा होता है, हमने ब्रांसफोर्ड इसका उत्तर लगाया। ठीक है, what are your roles as a teacher in constructing the knowledge of your students in the classroom? आपका रोल क्या है बच्चों की ज्ञान के निर्माण में, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। शिक्षक के रूप, कक्षा में आपको छात्र के ज्ञान के निर्माण में एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिकाएं हैं? तो पहला है बच्चों के अंदर कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिवनेस की जो स्किल है उसको लेके आना, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है बच्चों की जो स्कूल लाइफ है और जो आउटसाइड द स्कूल लाइफ है, उन चीज़ों से चीज़ों को कनेक्ट करना, बेसिकली कंटेक्चुअल उसको डेटा प्रोवाइड करना, उसके कंटेक्स्ट का, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा, एनकरेजिंग सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ असेसमेंट, बच्चों को सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ असेसमेंट करने के लिए प्रेरित करना, ताकि वो खुद का एनालिसिस कर पाए और खुद ही जो अंदर उसके भीतर कमियां हैं या फिर पॉइंट्स हैं टू बी इम्प्रूव्ड, उनको चेक कर पाए और उस पर काम कर पाए। तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी को भी, है ना। और मैं यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ कि आप सभी ने इसका उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है। 53% बच्चों ने उत्तर दिया, जबकि यहाँ पे देखो ब्रेंसफोर्ड वाला सिर्फ 21% बच्चों ने सही उत्तर दिया। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर आपको जो भी मैक्सिमम बच्चा, किसी ने अगर सबको आता होगा ना, वो मैक्सिमम 53, 58 इतना ही मिलेगा। 100% का भी ठीक मत मानना किसी का भी, मतलब होगा ही नहीं किसी क्वेश्चन में। Which of the following are the characteristics of learning centered education? लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें आपको सोर्स नहीं दिखाने वाला, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, टीचिंग एंड असेसिंग आर इंटरवोवन, शिक्षण और मूल्यांकन परस्पर जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जुड़े हुए कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन में जो टीचर है एज अ को लर्नर काम करता है, उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो को लर्नर होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, फिर ऑलरेडी आ भी चुका है कि टीचर लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन में क्या काम होता है, वो को लर्नर होता है। वैसे ही उसके स्टेक होल्डर्स भी, उसके माँ बाप, उसके आसपास के लोग, टीचर स्टूडेंट के, वो भी को लर्नर्स होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स जिस टाइप ऑफ एजुकेशन में को लर्नर्स हो, वो होती है लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन।
टीचर एंड स्टूडेंट्स इवेल्युएट लर्निंग टुगेदर, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो को लर्नर होंगे तो साथ के साथ लर्निंग को असेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इवेल्युएट करेंगे। एम्फोसिस ऑन इज ऑन जनरेटिंग बेटर क्वेश्चंस एंड लर्निंग फ्रॉम एरर्स, कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना पाओ और जो अपनी गलती है उनसे सीख पाओ, जो अपनी त्रुटियां हैं उनसे सीख पाओ, तो इस पे ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल ठीक बात है, कोई किसी को दिक्कत इसमें हुई नहीं होगी। ठीक है, ये ऑलरेडी 502 मेंशन है, मैं आपको दिखा रहा, बहुत बेसिक पॉइंट। ठीक है, आप अगर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन है, तो 1 2 एंड 3 पॉइंट इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज अ फीचर ऑफ लैंग्वेज, निम्नलिखित में से भाषा की विशेषताएं कही जा सकती है, इनमें से कौन सी भाषा की विशेषताएं हैं? भारत जैसे देश में पूरे एक राज्य में भाषा पूरी तरह समान होती है, लैंग्वेज इज कंप्लीटली सेम थ्रू आउट वन स्टेट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, तो गलत है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, लैंग्वेज कैन रिवील सोशल आइडेंटिटी ऑफ द स्पीकर, ठीक है भाई, लैंग्वेज वो जो भाषा बोलता है उसकी सामाजिक पहचान बता देती है, ऐसे बोलते हैं कि जा है, तो पता लग गया भाई, कहीं ना कहीं आसपास हरियाणा उड़ीना का मिलेगा, कोई जाट जूट मिलेगा, बाकी आजकल तो ये हरियाणवी सारे बोलने लग गए, ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तो वो चीज़। थर्ड इज, या फिर और कुछ बोल दे, तुझे कितने जानते हो, तो पता लग जाएगा भाई पंजाबी है, ऐसा कुछ है ना, समझ पा रहे हो, तो वो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट के बारे में बात करी गई है। आर चॉइस ऑफ वर्ड्स व्हाइल वी स्पीक शोज टू विच प्लेस वी बिलोंग टू, शब्दों के बारे में हमारी पसंद जब हमें दिखाती है कि हम किस स्थान से संबंधित है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कभी मैं बोलते बोलते मैं प्योर हिंदी बोलने का ट्राई करता हूँ, जैसे कभी कभी बोलते बोलते मैंने घनी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, है ना, तो वो थोड़ा सा पता लगता है कि हाँ भाई थोड़ा घनी या घना, तू घना चौड़ा हो रहा है, कि समझ रहे हो, तो वो घनी घना तो कनेक्ट कर जाते हैं कि हमारे चॉइस ऑफ वर्ड्स कहीं ना कहीं दिखा देते हैं कि हम किस जगह से आते हैं, वो बात बोली गई है। तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, सॉरी दूसरा भी ठीक है तीसरा भी ठीक है, पहला गलत दिया हुआ है, तो दूसरा और तीसरा इसका उत्तर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अगला, गणितता को गणित के उच्च उद्देश्यों के रूप में माना जाता है और इसमें डैश शामिल होते हैं, मैथमेटाइजेशन इज रिगार्डेड एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द हायर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स विच इंक्लूड्स, जो हायर एम ऑफ मैथमेटिक्स है उनके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, मैं ऑलरेडी आपको पीवाईक्यूज में या फिर ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है उसमें कवर करवा चुका हूँ। उसमें कौन कौन सी चीजें, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं जिसमें से 3 दी हुई हैं, विजुअलाइजेशन होगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन भी होगा। ठीक है, अब ये लिखा कहाँ हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 17 या फिर 137, तो 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 48, 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 48। ठीक है, तो यहाँ से उठाया गया है भाई, आप यहाँ देख पा रहे हो, developing the ability of mathematician which is regarded as constituting higher aims of mathematics include developing such abilities as problem solving, use of heuristics, estimation and approximation, optimization, use of patterns, visualizations, representations, reasoning and proof, making connections, mathematical communications, including developing aesthetic feeling। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से उठाई गई, पॉइंट इज क्लियर। तो इन्हीं में से ये विजुअलाइजेशन यहाँ से, ऑप्टिमाइजेशन ये रहा और रिप्रेजेंटेशन ये रहा, इनमें से आपको बाकी भी देखने को मिल सकती है, अगर आपने ऑलरेडी अगर इसके नोट्स ना बनाए तो एक बार बना लेना, बाकी जो कोर्स में उनको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो 1 2 एंड 3 पॉइंट स्किल, किसी कोई दिक्कत नहीं भाई। 138 एक बार पढ़ लो। एक कक्षा में पौधे के विभिन्न हिस्सों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक प्रत्येक छात्र को घर से कक्षा में पौधे का एक नमूना लाने को निर्देश देती है। बाद में उसने छात्रों को 5 छात्रों के छोटे समूह में विभाजित किया और उन्हें पौधों के आंकड़े खींचने और उन्हें लेबल करने के लिए कहा। बेसिकली कुछ नहीं हुआ, टीचर बेसिकली वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाना चाह रही है, उसने क्या किया भाई, बच्चों को आपको स्पेसिफिक जो प्लांट है उसके पार्ट्स लेके आने हैं। अब क्योंकि अलग हर बच्चा अलग अलग लेके आया हुआ, तो उसने क्या किया, स्टूडेंट्स को ना 5 स्टूडेंट्स के एक स्मॉल ग्रुप में बांट दिया और उन्हें बोला कि आप फिगर्स बनाओ और इनको जो पार्ट्स हैं उनको लेबल करो। तो इधर टीचर क्या करना चाह रहा है, डेवलपिंग अ सोशल क्वालिटी लाइक हेल्पिंग, शेयरिंग, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं कॉपरेटिवनेस अप्लाई करना चाह रहा है, तो कॉपरेटिवनेस अप्लाई करेगा तो शेयरिंग, हेल्पिंग, ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएंगी। पूलिंग कंबाइंड रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल टास्क कंप्लीशन ऑफ टास्क, ये बात भी बिल्कुल ठीक बात है ना, कि सबके सोर्सेज जो रिसोर्सेज हैं, बच्चे कोई
पत्ती लेके आया, कोई जड़ लेके आया, कोई टहनी लेके आया, कोई फल लेके आया, कोई फूल लेके आया, तो उन सबको जुड़ के तो ये पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टास्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी। टू डिटरमाइन द रेडीनेस ऑफ अ चिल्ड्रन टू लर्न, द टीचर नीड्स टू हैव सम नॉलेज अबाउट चिल्ड्रंस। तो अगर सीखने के लिए बच्चों की तत्परता निर्धारित करने के लिए शिक्षक को बच्चों के किस के बारे में ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको बच्चे के किस किस चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। इमोशनल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की भाई बच्चे का फिलहाल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या वो उदास तो नहीं है, क्या वो खुश है, अगर खुश है तो क्यों खुश है, उदास है तो क्यों खुश है, मतलब उदास है तो क्यों उदास है। और बेसिकली उसका इमोशनल डेवलपमेंट को आप चेक कर लोगे। जैसे अभी फिलहाल अंदरूनी मेरा मन उदास है क्योंकि बुखार है, बट रेडीनेस है मेरी पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं, है ना, तो आप चेक कर सकते हो। सेकंड इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, की जिस लेवल का आप पढ़ाने जा रहे हो क्या पता वो उस लेवल को मैच ही ना कर पाए, तो आप मेक श्योर बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी चेक कर लो। तो 1 भी है और 2 भी है, बोथ 1 and 2। द डिक्शनरीज एंड ग्रामर्स डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम, शब्दकोश और व्याकरण डैश से उनका मूल्य प्राप्त करते हैं। द प्राइस ऑफ बुक, ह्यूमन बिहेवियर, एनवायरनमेंट, स्पीच कम्युनिटी, पुस्तक की कीमत, मानवीय व्यवहार, पर्यावरण या फिर भाषण समुदाय। तो ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली क्लास में भी करवा चुका हूँ, है ना, अगर याद ना आ रहा हो। स्पीच कम्युनिटीज के देखो, पहले तो जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स के बिना लैंग्वेज एग्जिस्ट करेगी नहीं। ये बात हमने पिछली क्लास से मेरा मतलब है पिछले पीवाई की जितनी भी क्लास हुई है ना। और स्पीच कम्युनिटी जब तक नहीं होगी तब तक डिक्शनरीज और ग्रामर की बुक नहीं लिखी जा सकती, है ना। तो ये बात हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। 503 ब्लॉक 1 पेज नंबर 6, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। 503 ब्लॉक 1 पेज नंबर 6। किया था, नो लैंग्वेज विदाउट स्पीकर्स, डिक्शनरीज एंड ग्रामर्स कैन नॉट बी मेड अनलेस दे आर स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज, है ना, ये लिखा हुआ है। फिर ये स्पीच कम्युनिटी इज द ओनली वाइटल पार्ट, स्पीच कम्युनिटी फॉर्म किससे होती है, जो लोग बोलते हैं उनसे स्पीच कम्युनिटी फॉर्म होती है, और वही लैंग्वेज को उसकी स्टैंडर्ड जो भी फॉर्म फिलहाल अभी चल रही है वो स्पीच कम्युनिटी देती है। स्पीच कम्युनिटी बेसिकली जो बोलते हैं, तो हम स्पीच कम्युनिटी में ही आते हैं बेसिकली स्पीकर्स। तो ये लिखा हुआ है, हैड देयर बीन नो सोसाइटी और स्पीच कम्युनिटी, बेसिकली अगर सोसाइटी नहीं होती है, फिर स्पीच कम्युनिटी नहीं होती है, फिर स्पीकर्स नहीं होते उस लैंग्वेज को बोलने वाले, तो डिक्शनरीज, ग्रामर्स और इन सभी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। समझ के, तो यहीं से चीज उठाई गई है, बस यही इसका उत्तर है। तो स्पीच कम्युनिटी। 144 141, अब हम ऑलरेडी डिसिप्लिन 2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब वी आर मूविंग ऑन डिसिप्लिन 3, जो कि डिसिप्लिन 3 में अब आ गए हैं। ये चलेंगे टिल 160 तक क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ फ्रैक्शंस, अ स्टूडेंट्स आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हिज और हर टीचर, देन above statement indicates which sequential phase of 5 is learning model। तो हमने 5 ई लर्निंग मॉडल पिछली क्लासेस में कर ली हैं, तो उसमें से बताना है इसमें से कौन सी स्टेज में बच्चा टॉपिक सीखने के बाद अपने जो इंफॉर्मेशन है, अपनी नॉलेज है, उसको और बढ़ाने के लिए टीचर से क्वेश्चन पूछेगा। तो एक्सप्लोरेशन नहीं, उसमें तो खुद एक्सप्लोर करता है। इवेल्यूएशन, टीचर इवेल्युएट करेगी। इलेबोरेशन और एक्सप्लेनेशन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पीवाई की क्लास में। तो इसका उत्तर आएगा इलेबोरेशन, क्योंकि अपनी नॉलेज को विस्तार करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है थ्रू क्वेश्चनिंग। बाकी अगर आपको दिखाना है 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 75, ठीक है। तो भाई अगर आपने ना ये ओवरऑल पूरी एक अपने आप में कंप्लीट सीरीज है, अगर आप सीधा इस क्लास से स्टार्ट कर रहे हो तो हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें पहले कवर कर चुके हैं, तो मेक श्योर आपने वो जाके देख ली हो। तो इसमें हमने देखा था ना, एंगेजमेंट फेज देखा था, जिसमें बच्चा पहले खुद ही एंगेज एंगेज होगा, फिर टीचर ट्राई करेगी एंगेज करने का उसको, है ना। दूसरा इस हमने देखा था उसमें एक्सप्लोरेशन फेज, जिसके अंदर बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी होती है उस चीज में एंगेज होने की या एक्सप्लोर करने की, जिसमें वो दूसरे बच्चों से कोलैबोरेट करता है और अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करता है। एक्सप्लेनेशन में बच्चा ट्राई करेगा अपनी एक क्लैरिफिकेशन या फिर अपनी चीज को, अपनी इंफॉर्मेशन को डेवलप करना, ठीक है। अब इसमें क्या है, बच्चे अपने मिसकंसेप्शन, अपने डाउट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो अपने आसपास के ग्रुप के बच्चे कोलैबोरेटिवनेस क्योंकि चली रही है, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप भी उनके अंदर, उस ग्रुप के अंदर अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उनके जो मिसकंसेप्शन है वो सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें टीचर इन्वॉल्व होता है ना। इन दिस फेज योर रोल इज टू एक्सप्लेन दैट डज नॉट मीन यू विल नॉट इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द डिस्कशन प्रोसेस। तो आपका इधर काम क्या है, एक्सप्लेन करने का जो भी उनके मिसकंसेप्शन है। इलेबोरेशन फेज में क्या करेगा,
phase of learning cycle provides an opportunity for students to apply their knowledge to new situations, which may include raising new questions and hypotheses to explore. इसमें क्योंकि बच्चे ऑलरेडी चीज़ें सीख चुके हैं, अब वो अपने इन्फॉर्मेशन को इलेबोरेट करने का, आगे पहुंचाने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे नए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपनी कोई भी नई हाइपोथेसिस बना सकते हैं और क्वेश्चनिंग टीचर से कर सकते हैं. इवेल्यूएशन में आपको पता ही है, टीचर इवेल्युएट कर देगी बच्चों को, है ना. तो ये बात थी, यहीं से क्वेश्चन उठाया गया था. ठीक है. Choose the word that can substitute the given sentence. Absence of government, theocracy, apostate, plutocracy, anarchy. तो theocracy आपको पता है, theo is related to God. जैसे हम बोलते हैं ना, I am atheist, तो theo, तो theist theo, तो वहीं से उठा गया. theocracy मतलब जहाँ पे priest का रूल हो, जहाँ पे priest है ना, जो भगवान में मानते हैं, जो साधु हो गए वगैरह वगैरह, जहाँ पे priest का रूल हो, या फिर इन द नेम ऑफ गॉड का रूल हो कि भाई इस देश को तो भगवान ही चला रहे हैं, तो वहाँ पे थियोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब होता है अल्ट्रा रिच लोग, तो जिस देश को बहुत अल्ट्रा रिच वेल्दी लोग चलाएं, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी. एपोस्टेट, एपोस्टेट इज धर्म त्यागी, जिन्होंने, जिस बंदे ने धर्म त्याग दिया हो अपना. और एनार्की, एनार्की मतलब जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड एनार्की. तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एनार्की. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं. Which of the following Kohlberg state of moral development works best in two-person relationship with family members or close friends, where one can make a real effort to get to know the other's feeling and need and try to help? एक बार पढ़ लो आप इसको. निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग का नैतिक विकास परिवार के सदस्यों या करीब दोस्तों के साथ जुड़ाव रिश्तों में सबसे अच्छा काम करता है, जहां कोई व्यक्ति दूसरों की भावनाएं और जरूरतों को जानने के लिए वास्तविक प्रयास कर सकता है और मदद करने की कोशिश करता है. तो इससे आप समझ ही पा रहे हो, जहाँ पे टू वे रिलेशनशिप है, जहाँ बच्चा ट्राई करेगा या फिर जो भी पर्सन है वो ट्राई करेगा रिलेशनशिप अच्छे फॉर्म बना, मतलब करने के, है ना. तो यहाँ पे आ ही गया, टू पर्सन से तो इंटर रिलेशनशिप है, तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. तो इसका क्या आ जाएगा? आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा, गुड पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यही दिया है. पर पॉइंट इज, अब ध्यान से समझना इस चीज को. पॉइंट इज, जो ये क्वेश्चन है, चलते हैं डिसिप्लिन 3 में और क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन है जो सेम ही है कि वर्क बेस्ट इन टू पर्सन रिलेशनशिप, जहाँ पे फैमिली मेम्बर या फिर क्लोज फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे बच्चा रियल एफर्ट करेगा दूसरों के बारे में जानने का, है ना, और दूसरों को हेल्प करने का. तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, गुड इंटरपर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर. इसमें ना ऑफिशियल उत्तर की में, जो ऑफिशियल आंसर की है और जो टेक्स्ट बुक है, इस पे उत्तर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स दिया हुआ है. ऑफिशियल आंसर की मैं आपको दिखाता हूँ, रुकना एक बार. ये देखो, इसमें भी क्या दिया हुआ है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स. अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है वो सुनना. प्रॉब्लम इज विद एग्जामिनर, जहां से उसने क्वेश्चन उठाया है. और सोर्स से दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर की दिक्कत है, उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं उसने और सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमने जहां से वॉटसन वाली पीडीएफ करी थी ना, वहीं से उठा रखा है. तो मैं एक बार खोल देता हूँ, ये रहा पेज नंबर 168, मैं ओपन करता हूँ, ये आ गया. देखो कोलबर्ग साहब के बारे में लिखी हुई, कोलबर्ग की 6 स्टेजेस लिखी हुई है. तो पहला प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, जिसके अंदर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. दूसरा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये आप सभी ने कर लिया होगा. थर्ड देखो, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. ठीक है, जो लेवल 2 के अंदर रहेगा. अब स्टेज 4 देखना, स्टेज 4 इज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये लिखा हुआ है. अब देखना स्टेज 3 रीजनिंग, किसके बारे में बात करी गई यहाँ पे? स्टेज 3 रीजनिंग works best in two-person relationship with family member or close friends, where one can make a real effort to get to know the other feelings and need and try to help. बेसिकली वही सेम बिल्कुल लाइन चिपका रखी है. अब शायद एग्जामिनर ने आपने ना स्टेज 3 पढ़ना भूल गया और उसने देखा कि अच्छा ये लाइन तो स्टेज 4 में दे रखी है, तो उसी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से मान लो, फिर पता नहीं किस हिसाब से इसने उत्तर यहाँ ही दे दिया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, जो कि स्टेज 5 होती है. स्टेज 4 भी नहीं दी इसने, स्टेज सीधा 5 उठा के दे दी. समझ पा रहे हो? तो बस यहाँ से एक क्वेश्चन उसने उठाया, थोड़ी सी गलती यहाँ कर दी कि स्टेज 3 के बारे में लिखा हुआ है कि जहाँ पे बंदा टू दो के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने का ट्राई करता है, ताकि उनकी जो रिलेशनशिप अच्छे हों, है ना, और जो भी जरूरत पड़ती है फिर नीड्स, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है. ठीक है, स्टेज 4 में क्या होता है?
वो जो रिस्पॉन्स है उस बच्चे के ब्रॉडली कंसर्न हो जाते हैं पूरी सोसाइटी के लिए। जहां पे अभी इसका जो मेन एम था स्टेज 3 में सिर्फ पर्सन्स के बीच में था, स्टेज 4 में उसका जो कंसर्न है वो पूरी सोसाइटी एज अ होल के लिए हो जाता है। बस ये पॉइंट है। और स्टेज 5 आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई क्या है क्या, ठीक है। तो बस यहां से इसने क्वेश्चन उठाया था जो कि इसने गलत उत्तर दिया हुआ है। इसका उत्तर आया गुड पर्सनल रिलेशनशिप, जो कि स्टेज 3 थी हमारी। यहाँ पे भी सेम अपना स्टेज ये आएगा, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो मेक श्योर जिसने ये उत्तर लगाया तो आप सभी का उत्तर ठीक है। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? इनमें से कौन सा डिडक्टिव मेथड है टीचिंग का? डिडक्टिव मेथड क्या होगा कि पहले फॉर्मूला के देंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के देंगे। इफ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 122 का स्क्वायर देन वी हैव टू यूज मेथड की। एज अ टीचर आप बता रहे हो अगर आपको 122 का होल स्क्वायर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। टीचर ने पहले फॉर्मूला बता दिया और फिर उसको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड हो सकता है। इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C10 बटे C2 की तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है AM बटे AN। तो अगर आप उन जो इंडाइसिस हैं उनको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगी पावर AM माइनस N हो जाएगी, बस, है ना। तो फॉर्मूला भी यहाँ बता दिया, यहाँ पे भी फॉर्मूला बता दिया, फिर क्वेश्चन दिया करने के लिए। तो कोई दिक्कत, तो दोनों डिडक्टिव मेथड की होंगे। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैथमेटिकल थिंकिंग? मैथमेटिकल थिंकिंग के बारे में या फिर गणित संबंधी सोच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है मैथमेटिकल थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड पॉजिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, मैथमेटिकल थिंकिंग जो गणितीय सोच है उसके अंदर समस्या को हल करना और समस्या को प्रस्तुत करना दोनों शामिल है, सही है। मैथमेटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स द स्किल ऑफ प्रिसाइज थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। गणितीय सोच के लिए सटीक सोच और तार्किक तर्क का कौशल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक होती है भाई, है ना। रीजनिंग की पावर या प्रिसाइज थिंकिंग लॉजिकल रीजनिंग की पावर हमें चाहिए होती है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफ द फॉलोइंग विच फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। तो हमें बताना है इसमें एरर का है। द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द इन्वेंशन विद कंप्यूटर्स। तो आप बताओ क्या है इसमें? तो इन्वेंशन किसी चीज की होगी तो इन्वेंशन विद होगी या फिर इन्वेंशन ऑफ। तो ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। तो कौन से में? 3 में दिक्कत है, यहाँ पे ऑफ आएगा। 147 अपोजिट बताना है हारमोनी का। अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, स्किल, अंडू। हारमोनी मतलब जो मिलजुल कर रहता है, हारमोनी का मतलब जो मिलजुल कर प्रेम से रहता है। तो अकॉर्ड का मतलब भी वही होता है जो मिलजुल कर प्रेम से रहता है। स्किल का मतलब क्या होता है हमारी, जो कि कोई कौशल हो। अंडू मतलब कोई अपने काम कर दिया उसको वापस से करना, अंडू, है ना। और डिस्कॉर्ड, अकॉर्ड का उल्टा डिस्कॉर्ड, मतलब जहाँ पे रोज के लड़ाबे हो, लबाड़े क्या बोल रहा हूँ मैं, रोज के लड़ाबे हो या फिर रोज लड़ाई होती हो, बेसिकली जहाँ पे रोज की ताना खींची हो तो डिस्कॉर्ड, है ना। जहाँ पे डिसअग्रीमेंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? ये शायद पिछले पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर कौन कौन से स्किल्स या फिर प्रोसेस इंक्लूड है, ठीक है। चिंतनशील सोच की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से शामिल है? तो आविष्कार करना, थ्योरी बिल्डिंग, जर्नलाइजिंग, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको पीवाईक्यूज के थ्रू पहले बता भी चुका हूँ कि आने वाले पेपर में शायद आपका क्वेश्चन आएगा, तो ये आ भी चुका है। तो इन्वेंटिंग भी है, थ्योरी बिल्डिंग, जर्नलाइजिंग भी है। बाकी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 148। रुक जाओ भाई एक बार देख लूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कहने का मतलब ना ये। 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 43। 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 42 खोल दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे दिख जाएगा 43। ये वाली की थी ना। तो इसमें देखो लास्ट में द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इंक्लूड्स रिफ्लेक्टिंग, इन्वेंटिंग, इमेजिनिंग एंड प्लेइंग, डीलिंग विद आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग एंड जर्नलाइजिंग। तो यही पॉइंट यहाँ से उठाया गया। इन्वेंटिंग दिया हुआ है, जर्नलाइजिंग भी दिया हुआ है और थ्योरी बिल्डिंग भी दिया हुआ है। यही दी हुई है ना सारी चीजें, है ना। इन्वेंटिंग, जर्नलाइजिंग, थ्योरी बिल्डिंग, तीनों ही है, 1 2 एंड 3। तो जो बाकी है आप उनको याद कर लेना। In practice, Skinner followers often deal with species-specific behavior as a topography of a human being या response। व्यवहार में स्किनर के अनुयायी अक्सर प्रजातियों के साथ विशिष्ट व्यवहार करते हैं जो कि डैश का एक भाग है। इसको हम करेंगे लास्ट में।
पहले हम इस पे चलते हैं। By which of the following method of teaching mathematics a teacher can help the children to apply the concept of profit loss? Basically आपको profit loss का concept बच्चों को सिखाना है, अप्लाई करना सिखाना है, फिर सिखाना है। तो आप इनमें से कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, एनालिटिकल मेथड या फिर प्रोजेक्ट मेथड। ये हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में कि जो एनालिटिकल मेथड है और सिंथेटिक मेथड है वो कुछ ना कुछ प्रूव करने में काम आते हैं। तो उस बेस्ड ऑन आपकी उस अंडरस्टैंडिंग तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसे ना कुछ प्रूविंग का नहीं है, तो बस आपको कंसेप्ट समझना है या फिर समझाना है। तो वो बेस्ट किसके थ्रू समझाया जाएगा, वो बेस्ट, हाँ भाई एनालिटिकल मेथड तो कट गया, तो एक ऑप्शन बच गया प्रोजेक्ट मेथड, तो उसके थ्रू हम सिखा सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई किसी को दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका ओनली 2 इज राइट उत्तर। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 है 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 70। 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 70 पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 70, जहाँ पे हमने देखा ना एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड क्या होता है पिछली क्लास में, एनालिटिकल मेथड क्या होता है ये देखा था हमने, है ना। तो या प्रोजेक्ट मेथड, देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम हु आर गुड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक, बट काफियों को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का एक आपको थोड़ा नमूना दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे काम करती हैं। तो टेक एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर फेमिलियर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉफिट लॉस फ्रॉम टेक्स्ट बुक बट दे फेल टू अप्लाई सम नॉलेज ड्यूरिंग मार्केटिंग। तो क्या कर सकते हो आप, इस प्रॉफिट लॉस की जो चीज़ है इसको आप थ्रू प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा सकते हो, बस सिंपल सी बात है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवा सकते हो, इसमें आप अपनी क्लास में ही इंडिविजुअली करवाओ या फिर ग्रुप एक्टिविटी करवाओ, बेस्ड ऑन आपकी यही कि वो बेसिकली वही करवाते हो यार कि बच्चा दुकान पे है, दुकान से कुछ चीज़ खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इसी के हिसाब से आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चे की करवा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका ओनली 2, ऑफिशियल आंसर की में भी इसका उत्तर ओनली 2 ही है, ये आप देख पा रहे हैं, है ना, ओनली 2। बाकी एनालिटिकल मेथड क्या होता है, सिंथेटिक मेथड क्या होता है, पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ मैं ना। चलो जी आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन अपना 151। बेसिकली इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आई डैश द टीचर टू एक्सक्यूज मी, तो आई आस्क द टीचर, आई टोल्ड द टीचर, आई टेल द टीचर, आई आस्क द टीचर। तो बताओ, देखो पहली बात, अगर आप किसी से बड़े से कुछ बोल रहे हो तो पहली बात आप उनको बता नहीं सकते, उनसे आपको आस्क करना पड़ेगा। तो ये टेल टोल वाला चीज़ तो कटी गई, ठीक है। मतलब एक जर्नलाइज रूल्स है, वैसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। आप पैसिव फॉर्म में तो बन जाता है स्टेटमेंट ऐसे कुछ, आई टोल्ड द टीचर टू डू दिस, ऐसा कुछ करके, बट यहाँ पे आप कुछ पूछ रहे हो उससे, है ना, तो आस्क किया आएगा। ठीक है, तो आस्क है कि आस्क्ड है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर आपने किसी ने ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट किया हो, तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जब हम कोई एक्शन दूसरे नाउन पर ट्रांसफर कर देते हैं, जब हम एक्शन दूसरे नाउन पर ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब लगता है, और ट्रांजिटिव वर्ब की जो फॉर्म फॉर्म होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एक ही तो ऑप्शन बच गया, और ना ऐसा स्पेसिफिक भी नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होगी, बट हाँ इतना पक्का कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आस्क तो कट ही जाएगा, टेल और टोल्ड का तो पहली सीन कट गया था, तो यहाँ पे क्या बच गया, आस्क, आई आस्क द टीचर टू एक्सक्यूज मी। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ ट्रांजिटिव वर्ब का, जिसमें आपने जो एक्शन है वो दूसरे नाउन पे ट्रांसफर कर दिया। Dash refers to the application of concepts, procedures, and methods developed in mathematics to objects of other discipline or at least of other fields of knowledge। Basically जो भी concepts आपने मैथ में सीखे हैं, प्रोसीजर सीखे हैं, जब आप उसको मैथ के अलावा दूसरे किसी डिसिप्लिन में या फिर और कहीं भी अपने रियल लाइफ चीज में अप्लाई करते हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैथमेटाइजेशन, जनरलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन या फिर स्पेशलाइजेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी पीवाईक्यूज में बता भी चुका हूँ। मैथमेटाइजेशन इज द राइट उत्तर, और आप सभी ने इसका उत्तर बिल्कुल ठीक दिया होगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, बाकी इसको दिखाना हो 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 48 में आपको दिखाता हूँ, 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 48। ये लिखा हुआ है, मैथमेटाइजेशन रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स डेवलप्ड इन मैथमेटिक्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर डिसिप्लिन और एट लीस्ट ऑफ अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, बेसिकली मैथमेटिक्स में जो कंसेप्ट सीखे हैं, प्रोसीजर सीखे, जब आप उनको दूसरे फील्ड में अप्लाई करोगे उसे हम क्या कहेंगे, मैथमेटाइजेशन क्या कहेंगे। चलो भाई अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, शायद इसमें से आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं और कुछ नहीं, है ना। Which of the following examples can help the students in connecting their knowledge with the life outside the school? तो इनमें से कौन से उदाहरण द्वारा छात्रों को स्कूल के बाहर के जीवन के साथ अपने ज्ञान को जोड़ने में मदद मिल सकती है।
पहला है गोइंग मार्केट विद देयर पेरेंट्स एंड ऑब्जर्विंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच ऑफ बायर एंड सेलर, कि अपने माता पिता के साथ मार्केट जाना और मार्केट में जो भी वो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है, तो भाई करंट हो जाएगी। दूसरी, अ फ्रॉग क्लाइम 60 मीटर ऑन अ पोल इन वन डे, स्लाइड्स बैक 50 मीटर इन द नाइट, इफ द पोल इज 100 मीटर हाई then how many days the frog will take to climb the top of the pole। ये सिंपल सी बात है। तो भाई ठीक है, अब ठीक है तो बताओ कि सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ऑप्शन ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। उसकी जो रियल लाइफ नॉलेज या फिर आउटसाइड द स्कूल लाइफ नॉलेज से हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। बाकी इसको दिखाना हो और एग्जांपल्स के साथ 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 58, 504 ब्लॉक एक पेज नंबर 58। भाई ये जुकाम है ना, सबसे गंदा बुखार मान लो फिर जो भी मान लो आप, सबसे गंदी चीज होती है। इसमें ना नाक में 24 घंटे खुजली, नाक से तरल पदार्थ निकलता रहता है। अभी तो पता नहीं क्यों निकल रहा, बट अभी इससे पहले जब मैं क्लास बनाने बैठा, हैंकी मेरे पास ही था लगातार। अभी तो चलो पता नहीं आप लोगों को देख के रुका हुआ है कि चलो भाई यहाँ डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मार्केट, स्कोप ऑफ कनेक्टेड नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो मार्केट, आप वही लिखा हुआ है कि आप क्या बोलते हैं पेरेंट्स के साथ मार्केट जा सकते हो और कैसे बाइंग सेलिंग चल रही है उसको देख सकते हो। गार्डन, गार्डन से कैसे बच्चों की लाइफ कनेक्ट कर सकते हो कि अपने आसपास की जो मेजरमेंट है, एंगल्स है, फिर जो ये घास पत्ते कटे हुए हैं, जो ग्रास कटी हुई है, फिर आप देखें ना काफी सारी डिजाइनर घास होती है जो कि कोई घोड़े की शेप में काट दी है, कोई गधे की शेप में काट दी है, तो वो काट लो, है ना। या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखा सकते हैं अपने आसपास गार्डन के अंदर, तो वो सब भी कर सकते हो। रियल लाइफ में कैसे आप कनेक्ट करोगे, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये फ्रॉग वाला, यही एग्जाम्पल यहीं से उठा रखा है। 30 मीटर चढ़ता है, 20 मीटर उतरता है, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू चेंज करती है बस, थोड़ा सा वो हो सकता है, बाकी तो सब कुछ सेम है। डिजाइन्स के थ्रू अपनी नोटबुक्स, पेंट पिक्चर्स और अपने आसपास की मतलब जो भी डिजाइन दिखा सकते हो कि हाँ भाई देखो, है ना। फेस्टिवल्स में रंगोली, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, इन सब का भी रेफरेंस ले सकते हो। और प्लेग्राउंड में आप बच्चों फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, इन सब के गेम्स के थ्रू भी मैथ का कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है। अपोजिट ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अपोजिट वर्ड क्या है, तो बता दो भाई क्या है। एक्सपेंसिव इज महंगा, चीप इज सस्ता, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत आएगी नहीं। कॉस्टली भी एक्सपेंसिव होता है, डियर इज लविंग पर्सन, प्लेंट इज बहुत ज्यादा, तो अपोजिट बताना एक्सपेंसिव का चीप। व्हाट इज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण प्रक्रिया क्या है। पहला है अ प्रोसेस बाय विच सोसाइटीज इंड्यूस देयर मेंबर्स टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल में, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, ए प्रोसेस बाय विच सोसाइटीज आर इंड्यूस्ड बाय देयर मेंबर्स टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है होते हैं। अब बताओ भाई इसका क्या उत्तर है। इसमें शायद ना आप बेस्ड ऑन अगर आपने क्वेश्चन ढंग से समझा तो आप गलती नहीं करोगे, बाकी इसमें ना सच कुछ है नहीं समझने का, बट हाँ काफी बच्चों को इसमें समझने में दिक्कत आ सकती है और वो बहुत मिनटू लगा सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सोसाइटी कैसे मेंबर्स को सिखाती है सोशली एक्सेप्टेबल वेज में बिहेव करना, यही लिखा हुआ है। इंड्यूस मतलब कहीं ना कोई जो चीजें ट्रांसफर होती है, क्योंकि जब हम सोसाइटी में रहते हैं भाई, एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो कल्चर जो सोसाइटी की जितनी भी नॉर्म्स है अपने आप हमारे अंदर इंड्यूस हो जाती है, मतलब हम सीख जाते हैं आसपास से। तो पहला पॉइंट अगर मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि सोसाइटी हमें सिखाती है एज अ पर्सन कि हमें सोशली एक्सेप्टेबल वे में कैसे बिहेव करना है। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरे पॉइंट में उल्टा लिखा हुआ है कि जो पर्सन है वो सोसाइटी को सिखाते हैं, जो पर्सन है वो सोसाइटी को सिखाते हैं कैसे सोशली एक्सेप्टेबल वे में बिहेव करना है। लिखा भी हुआ है अ प्रोसेस बाय विच सोसाइटीज आर इंड्यूस्ड बाय देयर मेंबर्स, कि सोसाइटी को कौन सिखाता है, मेंबर्स। उल्टा लिखा हुआ है तो मेंबर्स तो नहीं सिखाएंगे भाई, मेंबर्स को तो खुद ही नहीं पता। अगर आप खुद बताओ आपको एक काले कमरे में बंद कर दे बचपन से ही, तो आप क्या सीख पाओगे, ना आप लैंग्वेज सीख पाओगे, ना आप पहनने के तौर तरीके सीख पाओगे, कुछ सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे, सिंपल सी बात है ना। या फिर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं ना, अगर आपको या फिर आपके 4-5 दोस्त को एक ऐसे एनवायरनमेंट में ही बंद कर दें स्टार्टिंग से, बचपन से ही, बिल्कुल बचपन से ही, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारी फैसिलिटीज रही होंगी कि हमारे पास
ना हमें नहीं पता था आग कैसे जलती है, हमें नहीं पता था खाना कैसे बनता है, फिर खाना कैसे खाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो आप ऐसा वो आदिवासी या फिर जो भी स्टार्टिंग में हमारे लोग रहे होंगे उसी की तरह बिहेव करोगे। आपको कुछ पता थोड़ी होगा, अगर आप एक बंद एनक्लोजर में ही बड़े हो रहे हो तो आप नहीं सीख पाओगे तौर तरीके, है ना? समझ के बस यही बात है। तो दूसरा गलत है और पहला ठीक है, ओनली वन इज द राइट उत्तर। 156 विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में मुझे द्वंद है और शायद वो द्वंद मैं आप सभी में पैदा करने वाला हूँ। चलो देखो भाई, यहाँ पे ना मेन काम इज नॉट क्वेश्चन जो आया उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसमें थोड़ा सा क्रिटिकली थिंकिंग भी हमें लगानी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में गणित का निर्देशात्मक उद्देश्य है। पहला है टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड, टू परफॉर्म computations with speed and accuracy, to speed understand and get acquainted with different coins. बताओ। बच्चों में सोचने और तर्क करने की शक्ति का विकास करना, गति और सटीकता के साथ अभिकलन करने के लिए, समझने और विभिन्न पक्षों में परिचित होने के लिए। यहाँ पे कॉइन्स की बात करी गई, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे कॉइन्स की बात करी गई है कि आप कैसे कैसे डिफरेंट कॉइन्स के बारे में, सिक्कों के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना इस चीज का उत्तर आप सभी ने, जो कि ऑब्वियस है, 1 2 एंड 3 मार्क किया होगा। इसमें कोई द्वंद नहीं है। अब द्वंद अब पैदा होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस चीज के लिए मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 52। 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 52। देखो यहाँ पे हमने ये मेजर एम्स किए थे, पिछली क्लास में कवर कर लिए। स्पेसिफिक एम्स कुछ होते हैं, ये बार आप पढ़ लेना क्या क्या स्पेसिफिक एम्स है। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचिंग इवन एंड ऑड नंबर्स। देखो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बाद बच्चा क्या कर पाएगा वो डिसाइड होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचिंग इवन ऑड नंबर्स, कि इवन ऑड नंबर्स पढ़ाने के बाद बच्चा क्या कर पाएगा। टू डिवाइड अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टू इक्वल पार्ट्स, तो इक्वल हिस्से में बांट पाएगा। इवन और ऑड नंबर्स को आइडेंटिफाई करेगा, कर पाएगा, जो कि 3 डिजिट नंबर होंगे। इवन और ऑड नंबर्स में डिफरेंशिएट कर पाएगा। ठीक है, इवन और ऑड नंबर से एग्जांपल दे पाएगा और उन्हें अपने रियल लाइफ सिचुएशन में देख पाएगा कि भाई ये इवन नंबर है ऑड नंबर है। तो देख पा रहे हो आप, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से ऑब्जेक्टिव्स हुए? जो कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बाद बच्चा क्या कर पाएगा वो होते हैं। ठीक है, अब ना ये यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, E3 दिख रहे हो? E3 मतलब एक्सरसाइज, जो कि एनआईएस में एक्सरसाइज दी होती है हर कहीं ना कहीं छोटे मोटे टॉपिक के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स? यहाँ पे पूछा हुआ है इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स का। बेसिकली एक पर्टिकुलर चैप्टर के बाद बेसिकली आप शॉर्ट टर्म एम मान लो कि आप जो इनको पढ़ के आपको लगे कि हाँ भाई कोई ना कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ के, हाँ कि आज अगर बच्चे ने वो 1 घंटा पढ़ा तो बच्चा सीख जाएगा, कहने का मतलब ये। तो टू डेवलप इन द चाइल्ड द पावर ऑफ थिंकिंग रीजनिंग, ये एक लॉन्ग टर्म एम मान लो या फिर मेजर एम मान लो मैथमेटिक्स का, ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक एम है। ये एम है। एम और ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है। एम लॉन्ग टर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में होता है ना? ये ऑब्जेक्टिव है, सॉरी एम है। टू डेवलप इन अ चाइल्ड साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वो 1 घंटे क्लास से कुछ नहीं सीख पाएगा इसमें, ये भी क्या है? एम है। टू अप्लाई एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ, हाँ ये सीख जाएगा, कोई दिक्कत इसमें तो, कोई सीखने में दिक्कत नहीं है। आप एडिशन सिखाओगे क्लास में सीख जाएगा भाई, क्या दिक्कत है इसमें। टू अंडरस्टैंड एंड एक्वेंटेड विद डिफरेंट कॉइन्स, भाई बेटा ये 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का, सीख जाएगा क्लास में, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्या क्लास में सीख जाएगा? नहीं, ये कहीं ना कहीं मेजर एम है। टू यूज अप्रोप्रिएट सिंबल्स फॉर 50 इज 5 मोर देन 10, बेसिकली कुछ नहीं, वो लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल करना सीख जाएगा क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। टू मार्क रीजनेबली गुड अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेट मेजरमेंट, क्या एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन एक क्लास में सीख जाएगा? नहीं भाई, लॉन्ग टर्म एम है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एम है। ठीक है, उसके बाद बाकी हाँ ये कहीं ना कहीं सीख भी जाए, क्या पता।
इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना, अप्रोक्सीमेशन या फिर एस्टिमेशन कहीं ना सीख जाएगा। अगर आप हैंड स्पेन से भी सिखाओ, जैसे अगर आप हैंड स्पेन सिखाओगे या फिर स्केल से कुछ करना सिखाओगे, शायद सीख जाएगी 2 क्लास में। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आप। टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट वेरिएबल टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे लाइफ, कर सकता है, भी सीख सकता है ना। टू रिकॉग्नाइज ऑर्डर एंड पैटर्न, ई रिकॉग्निशन में उसको टाइम लगता है, रिकॉग्निशन या फिर रीजनिंग की पावर में या फिर रिकॉग्नाइज करने में ऑर्डर में शायद उसको टाइम लग जाए। टू आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है भाई, ये भी एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, वो एक क्लास में सीख जाएगा कहीं ना। एक क्लास में मतलब एक थोड़े टॉपिक को 2-3 क्लास में, कहने का मतलब ये कोई लॉन्ग टर्म एम नहीं है, समझ पा रहे हो कहने का मतलब ये। तो ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है। अब जो इसके उत्तर भी ना इसी किताब के लास्ट में दिए हुए, उन्होंने बोला हुआ है कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 7 और ऑप्शन नंबर 11, ये इसके सारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट इधर ना ऑप्शन नंबर 10 तक ही है। मैं आपको दिखाऊं पेज नंबर 63। 63 देखो, E3 है ना, E3 ये लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 3, 4, 6, 7 एंड 11 आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है इसकी, आप चिंता मत करना कि यहाँ पे बिल्कुल सही दिया होगा, थोड़ा इसमें भी आप हेर फेर देख सकते हो, यही बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कि भाई हाँ इसी को भी बिल्कुल अपना मानक बना लिया। समझ पा रहे हो कहने का मतलब, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझे कि नहीं समझे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म गोल्स, जो कि हमें एक इंस्ट्रक्शन के बाद बच्चों के में दिखने चाहिए। समझ पा रहे हो उस चीज को। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे जो डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग रीजनिंग ऑफ चाइल्ड, ये कौन सा है? ये एक लॉन्ग टर्म एम है, या फिर आप बोल लो मेजर एम है। ये भी एक मेजर एम है, या फिर ब्रॉडर एम बोल लो इस चीज को। और ये कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करी गई, कोई इंस्ट्रक्शन देने के बाद बच्चा क्या कर पाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज विद दिस, जो ये पेपर है आपका टेक्स्ट बुक का, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 16 है ना। जो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें 1 2 3 दिया हुआ है और ऑफिशियल आंसर की में भी 1 2 3 दिया हुआ है। ये आप देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? बस ये थोड़ा सा मैं द्वंद पैदा करना चाह रहा था जो आपके अंदर होना चाहिए। तो शायद अब ये डिसीजन आपका है कि आपको क्या मानना है भाई। मैंने आपको दोनों रास्ते दिखा दिए, ये वाला भी और ये वाला। एक रास्ता आपको पता है, दूसरा रास्ता मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे होता, अब दिक्कत इज कि ऑप्शंस भी तो वैसे नहीं है, ओनली 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, दिक्कत भी तो ये है ना। तो बेस्ट इसका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करने का 1 2 3 ही है, और कुछ इसमें करोगे नहीं, क्योंकि अगर आप 2 और 3 को इंक्लूड करोगे तो भाई ये पहला भी कर लो, ये पॉजिटिव चीज ही है। और ओनली 2 करोगे तो भाई पहला भी कर ही लो, 1 एंड 2 तो कर ही दो एटलीस्ट। 2 एंड 3 आप कर नहीं सकते, 1 एंड 3 करोगे तो भाई दूसरा भी इंक्लूड कर ही लो, ये भी पॉजिटिव चीज है, इसमें क्या दिक्कत है। तो बेस्ड ऑन गिवन ऑप्शंस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन 1 2 3 है। समझे इस बात को? शायद एग्जामिनर इतना वो देख ही ना पाया हो, उसने सिर्फ उसने देखा ही ना हो कि भाई ये जितने दिए ना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने इसी को क्वेश्चन को देखते हुए बताओ कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, उन्होंने इसी को देख के क्वेश्चन बना दिया। उसने ये देखा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है एक फॉर्म में, तो इसमें से कुछ आंसर नहीं सही है, कुछ गलत है। समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं। 5E मॉडल में से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो अभी हमने 5E मॉडल किया ही है। इवेल्यूशन फेज उसमें होता है, एंगेजमेंट होता है, एक्सप्लोरेशन भी होता है, इलेबोरेशन भी होता है, एग्जामिनेशन फेज कुछ होता नहीं है ना। अभी जस्ट किया है, 5E करें, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे चलते हैं। मीन सेम एज मॉडर्न, मॉडर्न का बिल्कुल सेम। ऑब्सोलीट होता है पुराना, वर्ल्डली होता है जो दुनिया से जुड़ा हुआ हो, मतलब जैसे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। मैरी इज लाइक थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव मैन मान लो, है ना, मैरी मैरी क्रिसमस के हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो। और करंट इज बिल्कुल जो अभी चल ही रहा हो, करंट है ना, मॉडर्न करंट जुड़ गया, बाकी सभी ने कर दिया होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु स्पेंड्स वेरी लिटिल, जो कि बहुत जेब से टाइट रहता हो, ज्यादा खर्चा ना करता हो। ड्रे, माइजर, स्टोइक, क्लैक। ड्रे इज बेसिकली अ नेस्ट, ड्रे होता है घोंसला स्क्विरल का। स्टोइक इज जो कि इनडिफरेंट टू पेन हो, जिसे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लैक इज ऐसी भाड़े या फिर पैसे दे के बुलाई हुई ऑडियंस जो आपके लिए तालियां बजाए, या फिर
ग्रुप ऑफ साइकोफेंट्स जो कि आपके लिए चापलूस हो, जो आपकी हर टुचे मुचे काम पे भी तालियां बजा दे या फिर आपको तारीफ कर दे, है ना, वो क्लैक होती है। तो एक ही बच गया माइजर, जो कि बहुत कम खर्चता है। ये जो ईडियम है इसका हमें बताना है क्या मीनिंग। टू टेक समथिंग टू हार्ट, ये तो आप समझ ही पाओगे। टू स्टैंड आउट ऑफ द वे, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड बाय समथिंग, अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू रीच क्राइसिस। तो टू टेक समथिंग, भाई ये बात मैंने तेरे दिल पे ले ली, मैं इससे बहुत इफेक्ट हो गया। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड बाय समथिंग। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी आर डाउन टू ओनली वन क्वेश्चन, जो कि हमारा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 149, जो कि था स्किनर साहब का ये वाला। बाकी तो हो गए ना, बाकी तो सारे मैंने करवा दिए, और मैं चेक कर लूँ, हाँ सारे करवा दिए। हाँ, बात के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। Skinner's follower often deal with species specific behavior as the topography of a dash, human being या फिर रिस्पॉन्स। देखो बेस्ड ऑन, अगर थोड़ी सी आपने थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसका उत्तर दे पाओगे। मैंने मानता आप नहीं लगा रहे दिमाग, ठीक है, तो अगर दिमाग नहीं लगा रहे तो छोड़ दो इस चीज को। 2 सेकंड रुकना भाई। ठीक है, अब ना आग जल रही है मेरी बहुत ज्यादा। अगर नहीं लगा पा रहे दिमाग तो छोड़ दो, इसका और कुछ हो सकता। बाकी आपको समझाता हूँ स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर क्या बात कर रहे हैं, टोपोग्राफी क्या है और इसका उत्तर क्या है। ये वॉटसन की जो साहब की पीडीएफ थी वहीं से उठा रखा है, इसको मैं लेके चलता हूँ पेज नंबर 205। ये स्किनर साहब के बारे में बात की है, स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर होता क्या है। देखो एक बात तो आपने देख ली कि जो ये अपना ऑपरेंट कंडीशनिंग है, फिर जो बिहेवियरिज्म है, ये बेसिकली फोकस किस पे करता है, हमारी आउटवर्ड आउटपुट को, कि हमारा आउटपुट क्या है, हमारी अंदरूनी फीलिंग्स को, हमारे इंटरनल कॉग्निशन को समझता नहीं है। इसलिए हम इसको ब्लैक बॉक्स थ्योरी, जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है उसे हम ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं, कि जो बस ऊपर ऊपर से दिखता है, उसके अंदर क्या चल रहा है हम देखते नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि बिहेवियर बेसिकली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंट्रोल होता है, बिहेवियर के ऊपर कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट, जो भी इंटरनल चीजें उन पर कोई ऐसा असर नहीं होता, ये यहाँ पे उसने बोला। ठीक है, अब ध्यान सुनना, वॉटसन साहब ने बोला, उन्होंने बोला कि हर जेनेटिक या फिर हर स्पीशीज की, हर जानवर की अपनी ना एक एंड लिमिट है जहां तक वो रिस्पॉन्सेज दे सकता है। एंड लिमिट का मतलब ये कि आप कितना भी प्रयास कर लो, आप जो प्रकृति ने बना रखा है उसको तो आप नहीं तोड़ सकते, उस रूल को नहीं तोड़ सकते आप। कहने का मतलब ये कि हर, रुको जाओ यार, कि हर स्पीशीज के अंदर, हर जानवर के अंदर कुछ ना कुछ एक एंड लिमिट है, जहां तक या फिर जिस लिमिट तक आप उनसे रिस्पॉन्स ले सकते हो। कहने का मतलब ये, ऑपरेंट रिसर्च हैज फाउंड फॉर एग्जांपल इट इज हार्ड टू टीच अ रैट टू लेट गो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। भाई जब नेचर ने उसको बनाए रखा है चीजों को पकड़ के कुतरने का, तो आप उस चीज को डी कंडीशन या फिर उस चीज को नहीं खत्म कर सकते। समझ पा रहे हो? या फिर इट इज हार्ड टू शेप अ वोकल बिहेवियर इन नॉन ह्यूमन स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, अगर आप तुम चाह रहे हो कि कंडीशनिंग के थ्रू हम कुत्ते में इंसान जैसी आवाज लगे, तो नॉट पॉसिबल। मतलब एक एंड लिमिट है या फिर एक रिस्ट्रिक्शन टाइप है। तो वही लिखा हुआ है, देयर आर, as learning theorist increasingly says, biological constraints on what a species can learn। तो हर जगह बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स है कि हाँ भाई इसी लिमिट तक कोई स्पीशीज सीख सकता है। अब तुम जबरदस्ती कुछ भी इलॉजिकल उससे करवाना चाहोगे कि भाई कुत्ता कैसे ना कैसे इंसान की आवाज निकाल दे, तो कैसे निकालेगा? वो एक कंस्ट्रेंट है उसका, बायोलॉजिकल नहीं निकाल पाए। उसकी क्या पता वोकल कॉर्ड जहां से हमारी आवाज बनती है निकलती वो ना हो उसके पास, तो कैसे निकलवा लोगे? कितनी उसमें तुम बिहेवियरिज्म करके दिखा दोगे, है ना। इन प्रैक्टिस स्किनरियंस कौन? जो कि स्किनर साहब को फॉलो करते हैं। स्किनरियंस ऑफन डील विद स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर एज अ टोपोग्राफी ऑफ रिस्पॉन्स। टोपोग्राफी ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब कि सेट ऑफ रिस्पॉन्सेस, सेट ऑफ रिस्पॉन्सेस that is the experimenter maps out a description of behavior he or she can work with. For example, vocal behavior in humans. The topography is merely a description and does not constitute the most important part of analysis, which is the way of reinforcement, shape,
एंड मेंटेन बिहेवियर। नहीं समझ आएगा, मैं समझाता हूँ। टोपोग्राफी इज बेसिकली अ फिजिकल फॉर्म, जो भी कोई भी चीज ऊपर से कैसी दिख रही है तुम्हें, ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ रिस्पॉन्सेज बेसिकली सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, जो कि बंदा ऊपर से क्या करके दिखा रहा है और क्या करके दिखा सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि जो स्किनियरियंस हैं, जो कि स्किनर साहब को फॉलो करते हैं, वो स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर किससे डील करते हैं? टोपोग्राफी ऑफ रिस्पॉन्स। वो देखते किस चीज को है? फिजिकल रिस्पॉन्स क्या निकल रहा है, वही तो लिखा हुआ है। ऑफन डील विद स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर एज टोपोग्राफी ऑफ रिस्पॉन्स। इसमें तो कोई स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये है क्या? उन्होंने बोला कि जो भी एक्सपेरिमेंटर या फिर जो भी स्किनर साहब को फॉलो करता है, वो पहले ही मेक श्योर कि आपको किस रिस्पॉन्स पे काम करना है, पहले ही उस चीज को आप मैप आउट कर लो। मैप आउट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ही और शी कैन वर्क विद। अगर आप ऐसे चाह रहे हो कि भाई बिल्ली मुझे नाच के दिखा दे, तो नॉट पॉसिबल है ना। तो आप पहले ही उस चीज को मैप आउट कर लो कि हाँ, इस बिल्ली से ना मैं इस टाइप का रिस्पॉन्स चाह रहा हूं। ऐसा ना हो कि आप उससे इलॉजिकल डिमांड करने बैठ गए और इलॉजिकली उसको कुछ ना कुछ जबरदस्ती टॉर्चर ही कर रहे हो बिहेवियरिज्म के नाम पे। समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब ये कि आप जब भी कोई स्पीशीज स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ही मैप आउट कर लो कि आप किस चीज को रिस्पॉन्स मानोगे, है ना। किस चीज को रिस्पॉन्स मानोगे, डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज टू स्पीशीज उनके रिस्पॉन्स चेंज हो सकते हैं, उनका कैरेक्टर अलग अलग हो सकता है। तो पहले ही आप डिफाइन कर लो कि हाँ भाई मैं इस चीज को रिस्पॉन्स मान लूंगा। अगर उसने थोड़ा सा हाथ हिला दिया या फिर थोड़ा सा पैर हिला दिया या फिर थोड़ा सा पंजे पुंजे मार दिया, तो मैं इसको रिस्पॉन्स मान लूंगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी हुई है कि जो स्किनर साहब है और उसके साथ के प्रोपोनेंट्स, जो साथ के उनके फॉलोअर्स हैं, वो स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर में किसका डील करते हैं? टोपोग्राफी रिस्पॉन्स की। उनके अंदर से किस किस टाइप का फिजिकल रिस्पॉन्स निकल पा रहा है, सिंपल सी ये बात बोली गई है। ये तो एक जर्नल स्टेटमेंट सी बोली गई है, समझ गए। तो यहीं पे ये क्वेश्चन उठा रखा है, ठीक है। ये आपको ऑफिशियल आंसर की दिखाता हूँ, सेम लैंग्वेज है। स्किनर्स फॉलोअर्स ऑफन डील विद स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर एज अ टोपोग्राफी ऑफ। यही सेम स्टेटमेंट यहाँ से उठा रखी है। स्किनियंस ऑफन डील विद स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर एज अ टोपोग्राफी ऑफ, ठीक है। बाकी मैंने वही तो कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, वैसे ही आपको बाय चांस, आपको बाय डिफॉल्ट पता हो स्किनर साहब रिस्पॉन्स और स्टिमुलस पे काम करते, तो ह्यूमन बीइंग का ऐसा कुछ काम नहीं, तो रिस्पॉन्स ही उतर आना चाहिए था। एक बेसिक तुक्का टाइप मान लो, फिर कंजक्चर सा मान लो, एजुकेटेड गेस कि हाँ भाई चल ये हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो इसका रिस्पॉन्स मैं तुक्का मारने के लिए परसुएट नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और थोड़ा सा लाइक लॉजिकलनेस लगाते हैं, रिस्पॉन्स हम वैसे भी कर देते हैं इसका उत्तर, ठीक है। तो ओनली टू इज द राइट उत्तर ऑफिशियल आंसर की में। और जो ये आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें भी, टेक्स्ट बुक का, इसमें भी रिस्पॉन्स ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे होते हैं डिसिप्लिन 1, 2 एंड 3 फिनिश, और हम कल करेंगे डिसिप्लिन 4 और ट्राई करेंगे 5 भी कर लें कल, है ना। बेस्ड ऑन अगर क्वेश्चंस कैसे हो कैसे नहीं, उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और इस सेशन को कर दीजिए लाइक, और हम मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।